नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब वक्त ख़राब होता है या यूं कहें ग्रह दशा ख़राब होती है तो अक्सर बड़े प्लान, कारगर प्लान वो भी फेल होने लगते हैं। अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी जल्द ही एक नया प्लान देश के सामने ला रहे हैं, बिग प्लान जिसे बीजेपी कह रही है। और 18 सितंबर को जब विशेष सत्र शुरू होगा संसद का, तब मोदी जी मुमकिन तौर पर देश के आगे इस प्लान को रखेंगे, बिग प्लान को, बड़ा ऐलान। लेकिन ये जो साहब हैं, अब आजकल पता नहीं कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं कि मोदी जी जो भी प्लान लाते हैं उसी पर ये पानी फेर देते हैं। अब एक तरफ 18 सितंबर को मोदी जी सरप्राइज देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी या यूं कहें इंडिया अलायंस मोदी जी से पहले 18 सितंबर से पहले ही मोदी जी को सरप्राइज देने जा रही है। यानी उधर से नहला है तो इधर से दहला है। अब दोस्तों, ये जो सरप्राइज है राहुल गांधी का या आप कह सकते हैं टीम इंडिया का, वो ये है कि पहली बार देश में समूचा विपक्ष 400 सीटों पर बीजेपी से सीधी फाइट करने जा रहा है, डायरेक्ट फाइट करने जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि एक सीट पर अगर बीजेपी का एक उम्मीदवार है तो उसी सीट पर समूचे विपक्ष का, यूनाइटेड अपोजिशन का एक उम्मीदवार है। 1 वर्सेस 1, मोदी वर्सेस इंडिया कह सकते हैं, या बीजेपी वर्सेस या एनडीए वर्सेस इंडिया। 1 वर्सेस 1, एक बनाम एक। सबसे मजबूत कैंडिडेट जो होगा, जिसको टीम इंडिया चुनेगी, कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली की चांदनी चौक सीट है, ये नई दिल्ली सीट है, वहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है, इसको कमेटी चुनेगी और कमेटियां बन चुकी हैं और इसको मॉनिटर किया जा रहा है और वही मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के सामने खड़ा होगा। ये चीज या ये जो व्यवस्था है 400 सीटों पर होने जा रही, यानी लोकसभा में जो 543 सीटें, 400 सीटों को राहुल गांधी टीम इंडिया आइडेंटिफाई करने जा रही है। 543 में 400 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो काम है ये होगा नहीं, ये काम शुरू हो गया है, बिजली की गति से शुरू हो गया है। राहुल गांधी मॉनिटर कर रहे हैं, खड़गे इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जितने भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी हों, नीतीश हों, लालू हों, तेजस्वी हों, अखिलेश यादव हों, जयंत चौधरी हों, केजरीवाल हों, सबकी सहमति है, सबकी मोहर लग चुकी है। 1 वर्सेस 1 एक ऐसा आप कह सकते हैं दांव है जैसे मोदी और शाह घबराए। 1 वर्सेस 1। अब जो विपक्ष कभी 200 सीट पर एकजुट होकर नहीं लड़ता था, आपस ही में लड़ जाता था, और इस डिवाइड एंड रूल का फायदा मोदी जी की पार्टी उठा रही थी, वही विपक्ष 200 नहीं, 300 नहीं, 400 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। और अगर 400 सीटों पर विपक्ष लड़ता है 2024 का चुनाव, तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, और ये मैं बात प्योर अरिथमेटिक के आधार पे कह रहा हूँ, प्योर आंकड़े के आधार पे कह रहा हूँ, साइंटिफिक पॉलिटिकल साइंस के आधार पे कह रहा हूँ, कि अगर समूचा विपक्ष 400 सीट पर इकट्ठा लड़ा, एकजुट होकर लड़ा बीजेपी के खिलाफ, तो बहुत मुश्किल है कि मोदी जी की नाव 2024 में किनारे लग पाए। समुंदर में नाव को लेके बड़े मजे कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने अभी लहर देखी नहीं। जब सुनामी आएगी, ये लहर देखी नहीं अभी तक उन्होंने, सुनामी आएगी। ये जो लहर है पहले टूट टूट के आती है, इस बार वो लहर कंबाइन होके आएगी, और जब कंबाइन होके आएगी कि 400 में से 300 से ऊपर सीटें कहीं नहीं गई है इंडिया की, लिख लीजिए मेरे से आप। अब दोस्तों, मोदी जी इस संयुक्त विपक्ष से, यूनाइटेड अपोजिशन से, सारी पार्टियां, देश का समूचा विपक्ष, सारे विपक्ष के मुख्यमंत्री, अगर ये सब एक होते हैं तो इससे मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे बहुत सिंपल अरिथमेटिक है, स्टैटिस्टिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की बहुत सिंपल अरिथमेटिक है, और उस अरिथमेटिक को मोदी जी के चाणक्य भी समझ रहे हैं, जेपी नड्डा भी समझ रहे हैं, आरएसएस के मोहन भागवत भी समझ रहे हैं, मोदी जी भी समझ रहे हैं, समूचा भाजपा परिवार समझ रहा है कि ये जो विपक्ष है अगर एक साथ आया
तो इसके पास वोट ज़्यादा है, इसके पास 60% से वोट ज़्यादा है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि 60% वोट हमारे पास है, अरिथमेटिक हमारे पास है, केमिस्ट्री हम अच्छी करना चाहते हैं। तो ये जो 63% वोट है जो स्टैटिस्टिक्स कहती 2019 की, अगर इसको 63% को अगर आप 3-4% कम भी कर दीजिए और बीजेपी के 4% 5% बढ़ा भी दीजिए तो भी अंतर है। और इस अंतर को मोदी जी समझ रहे हैं कि अगर ये 60% एकजुट हुआ, 1 वर्सेस 1 हुआ, तो फिर कोई गणित साथ नहीं देगी। ये मोदी जी जान रहे हैं। अब जाहिर तौर पर एक ही विकल्प है, इस विपक्ष को तोड़ना, डिवाइड देम एंड रूल, इसको बांटो और राज करो। ये विपक्ष कैसे टूट सकता है? अब कोई मुझे आज बता रहा था कि शरद पवार को घेरने की कोशिश हो रही है, इस बुढ़ापे में उस बुजुर्ग आदमी को, भतीजा उससे छीन लिया, कई साथी जो हैं वो शरद पवार से छीन लिए, बेटी को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह और मोदी जी, शरद पवार की बेटी को। और शरद पवार टस से मस नहीं हो रहे। उनका कहना है कि नहीं, मैं किसी भी सूरत में मोदी के साथ नहीं बातचीत कर सकता हूँ। वो संविधान बचाने की बात शरद पवार कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज शरद पवार के जो भतीजे अजीत पवार, जो इस वक्त मोदी जी के गोद में बैठे हैं, उनको एक स्कैम के मामले में, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी जो जांच कर रही थी, उनके भतीजे को तो बचा लिया क्योंकि मोदी जी के गोद में बैठे हैं, लेकिन शरद पवार के कई साथियों को चार्जशीट किया गया। और ये जो संजय मिश्रा साहब हैं, अलादीन जिनको मैं कहता हूँ मोदी जी का, इनके पास अभी भी 15 दिन हैं, 15 दिन ये और ईडी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और लोग ऐसा कह रहे हैं, कोई स्पष्ट मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, सत्ता के गलियारे में बात की जा रही कि इन 15 दिनों में 3 मुख्यमंत्री, देश के 3 मुख्यमंत्री रडार पर हैं। 2 मुख्यमंत्रियों के तो यहाँ बाकायदा पूछताछ हो रही, घेराबंदी हो रही, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। कई मुख्यमंत्रियों को जो विपक्ष के हैं उनको जेल भेजने की तैयारी इन 15 दिनों में। और इससे भी बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन जेल है ईडी का, G20 के समिट खत्म होने के बाद, यानी 10 तारीख के बाद, जब बाइडेन जैसे तमाम राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया भर के नेता लौट जाएंगे दिल्ली से, तो संजय मिश्रा अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो उसका भी इंतज़ार है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि चाहे केजरीवाल हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे हेमंत सोरेन हों, चाहे भूपेश बघेल हों, अब वक्त निकल गया है। इनको जेल भेजने का मतलब है कि आप इनको नायक बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं। जनता फिर इनके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने अब जो समय है वो उनके हाथ से निकल गया है। इट्स टू लेट। अब कोई ऑपरेशन कामयाब होने वाला नहीं, उल्टा असर होगा, ये इंडिया अलायंस का मानना है। अब दोस्तों, मोदी जी का जो बड़ा प्लान है वो प्लान क्या है, और उस प्लान से पहले राहुल गांधी इसको काउंटर कैसे करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये चुनावी साल है 2024 में जिस तरह की जंग लड़ी जाएगी, जिस तरह की सियासी जंग होने जा रही है, उसमें ये जो सवाल है कि कैसे राहुल गांधी कदम कदम पर मोदी को काउंटर कर रहे हैं, उनके हर नहले पर दहला फेंक रहे हैं। और ये जो 18 सितंबर को ये जो मेगा प्लान है, उससे पहले राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, और उसका असर 24 पर क्या होगा। क्या मोदी जी की नाव वाकई डगमगा जाएगी? जिस तरह के पैतरे, जिस तरह की चाल राहुल और टीम इंडिया खेलने जा रही है, इसको डाइसेक्ट करने की आज मैं कोशिश करूंगा, इसका जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। टाइगर अशोक वानखेड़े आज महाराष्ट्र भ्रमण पर हैं और अकोला शहर में, और वहाँ से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, और ये सवाल अगर दोस्तों आप समझेंगे तो जो तस्वीर है, जो पर्दे के पीछे तलवारें खिंची हुई हैं, उस जंग को आप और साफ देख सकेंगे कि होने क्या जा रहा है 24 में। सीधे चलते हैं टाइगर के पास, महाराष्ट्र अकोला। टाइगर, जो पहला सवाल ये है कि जिस तरह से एक फील्डिंग सजाई है राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने, ममता बनर्जी ने, या फिर केजरीवाल कह लीजिए, लालू है, नीतीश कुमार है, ये सब अब 400 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। 400 सीट पर विपक्ष एक तरफ होगा और मोदी और अमित शाह एक तरफ होंगे, यानी बीजेपी एक तरफ होगी। मोदी वर्सेस रेस्ट। और ये जो रेस्ट का आंकड़ा है, सबको पता है, राहुल गांधी ने तो कल कह ही दिया था कि 60% से ज्यादा है, 60% से ज्यादा वोटर देश के
वो विपक्ष के पास हैं। ये एक प्योर अरिथमेटिक है, प्योर साइंस है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है। 400 सीट पर लड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मोदी और शाह के लिए जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सवाल मेरा 400 सीट पे नहीं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। सवाल मेरा ये है कि जो ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन ये हो रहा है कि किसी सूरत से महाराष्ट्र को एकदम महाराष्ट्र में चीर फाड़ कर दो, शरद पवार को और तोड़ो, क्योंकि शरद पवार टूटे तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टूटेगी। आपकी शरद पवार से बात हो रही है, उनकी बेटी से बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे अमित शाह? शरद पवार अडानी के जरिए शरद पवार इस बार इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ रहेंगे और शरद पवार जी जान लगा के एनडीए की सरकार घर भेजने के लिए शपथ लेके बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी सप्लीमेंट्री एक चार्जशीट का आज फाइल हुई है महाराष्ट्र में, उसमें अजित पवार और उनके वाइफ का नाम ड्रॉप किया है और शरद पवार के नजदीकों का नाम डाला है। शरद पवार टच से बस नहीं हो रहे, उनके लोग तो जेल में भी जाने को तैयार है, शरद पवार स्वयं जेल जाने को तैयार है, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस बार बहुत आगे निकल चुके हैं, अब शरद पवार के लिए यू टर्न का सवाल ही नहीं उठता। कुछ भी हो जाए, शरद पवार इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ रहेंगे और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बुरी हालत में भी 48 में से 42 सीटें लेके जाएगी। 42 लिख लीजिए, या क्या कह रहे हैं? 42 42 लिख लीजिए आप। टाइगर 42 मतलब 42 होता है, 48 में 42। मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, मैं अकोला में हूँ, नागपुर से मैं अकोला शिफ्ट हो गया आज। कल मैं अमरावती होते हुए फिर नागपुर पहुंच के आऊंगा, लेकिन मैं तो बता रहा हूं आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुना रहे हैं, मैं तो कहूंगा बुरी न्यूज सुना रहे हैं आप मोदी और शाह के लिए। आप कह रहा था कि बीजेपी सिंगल यूनिट पे रहेगी और जितनी ये लोग शरद पवार को, शिवसेना को, कांग्रेस को तकलीफ देने का प्रयास करेंगे, उतना जनमानस पूरी ताकत के साथ इन लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। अब ये महाराष्ट्र में गुजराती वर्सेस मराठी लड़ाई हो गई है। गुजराती वर्सेस मराठी सीधी लड़ाई, मराठी सेंटीमेंट, मराठी अस्मिता की लड़ाई है। बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान बदलना चाहता है पूरा दलित, पूरा पिछड़ा जी जान लगा के बैठा है कि संविधान बचाना है। आपको लग रहा है, चलिए ये तो महाराष्ट्र के आपने बताया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और मैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, लगातार आप महाराष्ट्र में सबके संपर्क में हैं और आप समानांतर तौर पे हर जिले में आप भ्रमण करते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको तवज्जो दे रहा हूं। पहले भी आपके प्रेडिक्शन जो कर्नाटक में थे, हिमाचल में जो आपने कहे थे वहां के दौरों के बाद, तो सही निकले थे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको एक 42 या 40 तो मान ही रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं आपके मतलब से टाइगर कि महाराष्ट्र में हालत खराब है मोदी और शाह की, और आपका जो कहना है कि मराठी वर्सेस गुजराती है। चलिए, एक अस्मिता, एक सेंटिमेंट्स वहां पर हो गए हैं, जिसका एडवांटेज उद्धव ठाकरे और शरद पवार, जो दो मराठी पार्टी हैं, महाराष्ट्र की पार्टी है, उनको मिलेगा। लेकिन अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देखते हैं, पिछली बार राजस्थान भी बीजेपी हार गई थी विधानसभा का चुनाव। पिछली बार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी हाथ से निकल गया था मोदी जी के, और छत्तीसगढ़ भी निकल गया था। लेकिन हमने टाइगर देखा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी का चेहरा बिक गया, स्वीप किया, सारी सीटें वो राजस्थान में जीत ले गए मोदी जी, मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ दी तो सारी सीटें जीत ले गए। तो आपको लगता है कि क्या इस बार भी अगर राजस्थान बीजेपी हारती है, मध्य प्रदेश बीजेपी हारती है, तो लोकसभा जीत जाएगी? मोदी मैजिक कंटिन्यूज, जैसा कि दावा कर रहे हैं लोग। देयर वाज नो मोदी मैजिक दीपक जी, देयर वाज ओनली मोदी जुगाड़। पुलवामा का खेल नहीं होता, एयर स्ट्राइक का तड़का नहीं लगता, तो शायद रिजल्ट ऐसे नहीं आते। पूरा देश सरकार के पीछे खड़ा था क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बड़ी जरूरत की थी, ऐसा बताया गया है। पूरा देश आहत था, 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। घर में घुस के मारा था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के घर में घुस को मारना है, इसलिए लोग सेंटिमेंटल, इमोशनल हो गए थे। वन ऑफ द फैक्टर्स हो गया।
दूसरा फैक्टर देखिए, कांग्रेस सत्ता में आई, बाय डिफॉल्ट आई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और मिसरूल ऑफ बीजेपी खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इतना जबरदस्त था कि वहां पे सत्ता परिवर्तन होना ही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इतना लचर था, इतना वीक था कि छत्तीसगढ़ जहां स्वीप किया था कांग्रेस ने, वहां मुख्यमंत्री तय करने में 1 महीना लगा, 1-1.5 महीना लगा। राजस्थान में भी ऐसे ही झगड़े हुए। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन वो सरकार टूट पड़ी क्योंकि लोग नाराज थे। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो क्षेत्रीय क्षेत्र मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2019 और 2024 में नर्मदा और महानदी में बहुत पानी बहा है इन दोनों राज्यों में। अब कांग्रेस मजबूत है और दिल्ली अपने आप को असहाय मजबूर है। बीजेपी असहाय मजबूत कर रही है, क्योंकि मात्र 39 सीटें जो डिक्लेयर की बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, जो हारी हुई सीटें हैं, वो 39 सीटें डिक्लेयर करने के बाद जिस तरह का विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ, लोगों के इस्तीफे हुए, लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, कार्यालय में मतलब आपका ये कहना है कि आपका ये कहना है, अगर जो दोस्त हैं हमारे देख रहे हैं, टाइगर का ये कहना है, टाइगर अगर मैं गलत बोलूं तो सही कर दीजिएगा, आपका ये कहना है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में इस बार जो लोकसभा का नतीजा होगा वो 2019 जैसा नहीं होगा। अब डबल सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में। 2019 में जो कांग्रेस की स्थिति थी वो आज बीजेपी की है जी। बिखरा हुआ संगठन, आंकड़ों की कोई नहीं सुनता, सब स्वयंभू हो गए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको लगता नहीं कि चंद्रयान जब 3 चांद पे पहुंचा और मोदी जी एकदम से स्क्रीन पे अवतरित हुए और लोगों ने कहा सब मोदी है तो मुमकिन है, ये जो चांद पर पहुंचे हैं 75 साल लग गया, क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा चंद्रयान का? मोदी जी को फायदा नहीं मिलेगा? G20 का फायदा नहीं मिलेगा उनको? जिसको अपनी गर्भवती पत्नी को बांबू पे बांध के एक डोले में लेके जाना पड़ता है अस्पताल, रोड नहीं है, बच्चों को टायर के सहारे नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, वो लोग आपको लगता है चंद्रयान सेलिब्रेट कर पाएंगे? उन्हें मूलभूत सुविधा दे नहीं रहे हैं आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं। नहीं, 200 रुपए सर 200 रुपए कम तो कर दिए मोदी जी ने सिलेंडर में, और क्या आप चाहते हैं? 200 रुपए मोदी जी ने पर इसलिए सिलेंडर कर दिए कम, 200 रुपए इसलिए कर दिए मोदी जी ने कम क्योंकि दालें 200 रुपए क्रॉस कर गई और तेल भी 200 रुपए हो गया है जी। 200 रुपए आप एक तरफ आपने क्या किया, 410 रुपए का सिलेंडर आपने 1100 रुपए का किया और उसको 200 कम करके आपको लगता है कि आपने एहसान कर दिए। किसी गरीब आदमी के पूरे कपड़े उतार दिए और वापस लंगोट दे दिया उसको। वो पूरे पिछले 2 साल से वो नग्न अवस्था में घूम रहा है, अब उसको लंगोट देके कहते हैं कि देखो हमने आपको कपड़े दिए हैं। क्या दिया है आपने? उसी में से तो दिया है जो पहले लूट चुके हो हमको। जी जी। तो आज महंगाई की मार इतनी है कि ये 200 रुपए से क्या भला होगा, मुझे बताइए आप। एक गरीब क्या सब्जी खा पाएगा? क्या एक गरीब दाल खा पाएगा? चलिए ठीक है 5 किलो अनाज तो आप दे देते हो, तेल अनाज बाकी सामान जो लगता है वो आपका जो इशारा है वो ये है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। एक गणित, एक 2 सेकंड, एक गणित में समझाऊंगा, छोटा गणित, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं जी, क्योंकि आपको बहुत जल्दी 2020 होता है आपका, मैं लेकिन बताऊं जी। हमारे देश में बीपीएल की कैटेगरी मानी जाती है जो 27,000 रुपए साल की जिसकी फैमिली की इनकम है, वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। जी, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो महीने का उसका इनकम 2,225 रुपए होता है। यदि बीपीएल वाले को सिलेंडर महीने में आप 700 रुपए का दे रहे हैं तो उसके कमाई का 1/3 सिर्फ गैस सिलेंडर में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा परिवार है जो अपने कमाई का 1/3 गैस सिलेंडर में देगा? इसलिए ये सिलेंडर 10 करोड़ बांट चुके हैं कनेक्शन, 9,50,000 बांटे हैं और अब कह रहे हैं कि हम 75 लाख और दे देंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे, 90 लाख 50,000 से लेके जी जी। तो 1.5 करोड़ में रिफिल कितने हो रहे हैं?
आप ये मजाक ठीक कर रहे है, हैं गरीबों के साथ। मैं समझ गया। सिलेंडर का जो आपने प्रकरण बताया कि अगर कमाई ही गरीबी की रेखा से नीचे जो परिवार रह रहे हैं, जिसे हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उनकी कमाई ही 2-2,500 रुपए है, तो 700 रुपए का सिलेंडर में 200 कम भी कर देंगे तो कैसे वो ले पाएंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है। और दोस्त जो देख रहे हैं उनको समझ रहे होंगे हमारे दोस्त। एक सवाल और ये थोड़ा-सा सवाल जो है जहाँ पर मुझे थोड़ी-सी आशंका लगती है। मुझे लगता है कि जब सीटों का बँटवारा होगा इंडिया में, भले ही राहुल गांधी ने दिल बड़ा कर दिया, लालू यादव ने दिल बड़ा कर दिया, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, ये लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? मतलब आपको लगता है झगड़ा होगा पंजाब को लेके, दिल्ली को लेके, बंगाल को लेके? ये जो कुछ सहयोगी दल हैं, क्या इससे एक टूट हो सकती है आखिरी समय में? नहीं, अब ये फेविकॉल का जोड़ है। इस फेविकोल का। इंडिया गठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल, जब हर दल ये बोल रहा है कि हम शहादत देने को तैयार हैं, हम नुकसान उठाने को तैयार हैं, जी, लालू बोल रहे हैं, ममता बोल रही है, राहुल बोल रहे हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं, तो फिर झगड़े कहाँ हैं? जी, 400 सीटों का करीब करीब आपने बताया कि 400 सीटों पे ये आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। जी, मैं दूसरा आंकड़ा बता रहा हूँ, 326 सीटें ऐसी है जहां 28 गठबंधन में से, गठबंधन जो 28 घटक है उनमें से जी, 14 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जी, लोकसभा में उनके कैंडिडेट 2 नंबर पे कहीं ना कहीं थे। वो आंकड़ा 326 होता है। यदि विपक्ष कंबाइन होकर उस 326 पे भी जोर लगाए तो 326 उनके झोली में आ सकता है। तो आप समझ लीजिए टाइगर अभी 326 का आंकड़ा कितना बड़ा होता है। एक और बिग क्वेश्चन, ठीक है आपने कहा कि राजस्थान में कुछ सीटें घटेंगी मोदी की, मध्य प्रदेश में घटेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में, क्योंकि विपक्ष अभी भी वहां बिखरा हुआ है। अखिलेश यादव मुझे थोड़ा कमजोर लगते हैं। जयंत जो है वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन जयंत की रीच जो है वो सिर्फ 4-5 आप कह सकते हैं जिलों में, कमिश्नरीज में है, उससे ज्यादा नहीं है। अखिलेश ही मेन अपोनेंट हैं और मायावती हैं, मायावती भी खामोश हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ रही है कि 70 सीटें, 80 में से 60-70 सीटें बीजेपी के पास जा सकती, तो एक बड़ा चंक, 60-70 का एक बड़ा चंक है। आपको लगता है इस बड़े चंक को तोड़ने के लिए क्या मायावती, भले ही मायावती ये कह रही हूं अभी कि भाई हम तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, मेरा हाथी मेरे ही साथ चलेगा, मेरा हाथी ना राहुल गांधी के साथ जाएगा ना ही मोदी के साथ, अकेला चलेगा, अकेला चलो रे, ये उनके हाथी का नारा है जो मोदी कह रहे, जो मायावती कह रही है। तो बिना मायावती के, बिना इस हाथी के, ये इंडिया अलायंस की बारात कामयाब कैसे होगी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा कि मायावती झुकने को तैयार है, वो तो डरी हुई है सीबीआई ईडी से। दीपक भाई, अभी आपने बहुत सही कहा, हाथी को साथी नहीं चाहिए, लेकिन हाथी किसी ने मेरे कहा कि साथी। हाथी मेरे साथी, तो क्या कर लोगे? मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश भी तैयार है नुकसान उठाने को उत्तर प्रदेश में। और जब आचार संहिता लागू होगी तो आप उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखेंगे। रही लेकिन रही, मायावती को रही मनाएगा कौन? अरे, मायावती का भतीजा जो अब सबको भतीजा देख रहा है, आकाश। आकाश, जो उनका भाई है आनंद, उसका जो भतीजा है आकाश, जी और बेटा। बहुत अच्छा संगठन पे पकड़ रखता है, अभी राजस्थान में काम कर रहा है, वो भी जी, डिस्कशन में है गठबंधन के, वो भी एक मतलब रास्ता आप खोज ये रहा कह है। रहे हैं कि जो 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 यंग जनरेशन है मायावती के परिवार में, आकाश हैं जो अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हैं, समझते हैं चीजों को, वो ये पार्टी खोना प्रेशर नहीं डालेंगे चाहते। मायावती पे, परिवार पे? बिल्कुल परिवार पे प्रेशर डालेगा, और परिवार पे मतलब पार्टी यदि बचानी है, पार्टी का वजूद 26% से पार्टी 12% पे आ गई, ऐसी ही करती रहेगी तो 2% पे जाएगी, ऐसी कांग्रेस 2.5% पे आई है। दूसरी बात, जो जयंत चौधरी की बात आपने कही, जयंत जी, चौधरी उत्तर प्रदेश के राजनीति में खाने में नमक की स्थिति रखते हैं स्वादानुसार। यदि जयंत चौधरी साथ दे, नमक ठीक ठाक हो, तो खाने का स्वाद ऐसा बढ़ेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो हर पॉकेट में जयंत अपनी सीट नहीं निकाल सकते, लेकिन यदि जयंत का तड़का बैठ माहौल गया, बना सकते। माहौल बना सकते हैं। उनके पास हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि 5-10 हजार वोट है तो वो आगे वाले का मार्जिन खत्म कर सकते हैं।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी, उनकी रीच जाट वोटों तक है, रीच कम भले ही हो, लेकिन तड़का है दाल में, वो दाल में तड़का है, दाल नहीं उनके है बगैर लेकिन तड़का है स्वाद, वो। स्वाद अकेला नमक आप खा नहीं सकते हो, लेकिन खाना नमक के बगैर नहीं बन सकता। तो यदि जी, इंडिया के थाली में ये नमक है तो ये साली सजेगी। वो थाली उत्तर बिकेगी। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 सीटें ऐसे है जहां हारी हुई नंबर 2 की पोजीशन पे नंबर 1 करवाना, ये उनके उनका करिश्मा हो जी सकता है। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन जो मैं चाह रहा था शुरू में पूछूं, फिर मुझे लगा कि आखिर में पूछना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें आपसे निकालना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश आप गए थे, तो उत्तर प्रदेश की बात मुझे करनी थी, मुझे महाराष्ट्र की बात करनी थी, शरद पवार से आप बात कर रहे थे, फिर आप से मुझे राजस्थान का जो दौरा है, राजस्थान का मुझे फीडबैक लेना था, मध्य प्रदेश में इंदौर तो आपका बेस रहा है। अब फाइनल क्वेश्चन कि अगर, जैसा कि राहुल गांधी के खेमे से खबर आ रही है कि साहब 400 सीटों में, 543 में 400 सीटों पर 1-to-1 फाइट है, यानी एक सीट पर, हर सीट पर अपोजिशन एक यूनाइटेड और इधर बीजेपी, एक बनाम एक, 400 सीटों पर अगर मिलकर एकजुट होकर अपोजिशन लड़ती है और एक संयुक्त उम्मीदवार देती है बीजेपी के खिलाफ, तो ये नतीजा आपको किधर जाते हुए दिख रहा है? और अगर आप नतीजे पे रोशनी ना डालें तो मोदी जी की नाव पे ही डालते हैं कि नाव तैरेगी, नाव क्रॉस करेगी, नदी के उस किनारे पे पहुंचेगी 2024 के, या मझधार में नाव आपको हिलती डुलती दिख रही है मोदी जी की? नदी नदी समुन्दर में तय नाव को लेके बड़े मजे कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने अभी लहर देखी नहीं। जब ये लहर नहीं सुनामी देखी। आएगी, ये लहर देखी नहीं अभी तक उन्होंने, सुनामी आएगी। ये जो लहर है पहले टूट टूट के आती है, इस बार वो लहर कंबाइन होके आएगी, और जब कंबाइन होके आएगी कि 400 में से 300 से ऊपर सीटें कहीं नहीं गई है इंडिया की, लिख लीजिए मेरे से आप, जी, और अगर 300 मोदी जी प्लस चुनाव ही जल्दी सीटें करा होंगी। दें, चुनाव जल्दी करा दें, फिर क्या होगा? अब तैयारी है इंडिया अब की? इंडिया अब इंडिया बिल्कुल तैयारी है। आपको क्या लगता है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कभी भी रात को 3 बजे उठ के बोल सकते हैं कि चुनाव मैंने लोकसभा बंद कर दी? गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। अब मोदी जी को भी पिछले 10 साल से लोग आंक रहे हैं, समझ गए हैं मोदी जी क्या करना है। और केजरीवाल जैसे लोग और नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी की अगली चाल को एडवांस में समझ जाते हैं। जी, यही कारण है कि पूरा एड़ी चोटी का जेर लगाने के बाद भी दिल्ली कब्जा नहीं कर पाए मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का तीसरी सोच जहां बार खत्म होता शपथ है वहां होगी कि नहीं? केजरीवाल का सोच शुरू होता है। टाइगर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अब इतनी हम लोग ने बात कर ही ली है, तीसरी बार मई 2024 में, या इलेक्शन अगर जल्दी भी हो जाता है, क्या 2024 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति भवन जाएंगे, शपथ लेंगे, वहां से लौट के फिर 7 लोक कल्याण मार्ग पे आएंगे, फिर साउथ ब्लॉक अपने दफ्तर में जाएंगे, फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे? क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कुछ महीने बाद? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी की आखिरी पारी है। आखिरी बार। टाइगर, अब इस पर फिर बहस होगी क्योंकि समय कह रहा है। आपने बस इतना कहा कि आखिरी पारी है, बहुत कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिख रहा था कि हाँ, एक फीडबैक आपके पास है। बहरहाल देखते हैं, पहले तो ये विशेष सत्र जो 18 से 22 हो रहा है, उसमें मोदी जी क्या ऐलान करते हैं, कौन सा बड़ा शगुफा है, या वाकई कोई बहुत बड़ी घोषणा वो करने जा रहे हैं जो गेम चेंजर हो सकती, ये हमें देखना हो। कोई ट्रम्प का कार्ड चलना चाह रहे हैं, तुरुप का इक्का चलेंगे, इस पर भी हमारी गेम नजरें हाथ होंगी। से और निकल चुकी है दीपक भाई, गेम हाथ से निकल अब चुकी इक्के नहीं है, चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। अब नहीं चले। टाइगर कह रहे हैं कि गेम हाथ से निकल चुकी है, अब लोगों ने अब मन बना इक्का लिया और है, लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने। लोगों के, मैंने क्या कहा था कर्नाटक में, अब लोगों ने मन बना लिया है, अब नहीं चाहिए। जी ठीक है टाइगर, देखते हैं। फिर भी मैं 18 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ, 18 सितंबर का, कि 18 सितंबर को कौन सी बड़ी घोषणा, क्योंकि विशेष सत्र बड़ा रेयर होता है। टाइगर, आप आए और आपने नागपुर से, आप शायद अकोला में हैं इस वक्त, वहां से आपने समय निकाला हमारे दोस्तों के लिए, और ये जो डेडिकेशन है हमारे दोस्तों के प्रति और दर्शकों के प्रति, मैं बहुत आपका आभारी हूँ उसके लिए। मतलब
जितना भी आप कहें, मतलब ये एहसान जो रहता है आपका ना, जो दोस्तों के लिए आप आते हैं, ये जो डिटर्मिनेशन आपका है, मैं सैल्यूट करता हूं इसको कि आप समय निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू सो मच।